गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आप लोगों में से कई लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है अभी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। क्या क्या पढ़ना आप लोगों ने स्टार्ट किया अभी तक। गुड आफ्टरनून। अभी बहुत बढ़िया। तो आप सभी की जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है इसमें आप लोगों ने, आई थिंक काफी लोग आप लोगों में हैं जिन्होंने अभी तुरंत ही स्टार्ट की है। तो कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन, क्या क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। ज्योग्राफी, साइंस, ओके। और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। अच्छा, अभी आपने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा समय जो है वह देना पड़ेगा। जहां पे दिक्कत आ रही है ना, जहां पे दिक्कत आ रही है उस अभी आप लोगों के पास क्या है, जो अभी आप लोगों के पास ये सुविधा है कि जो सेशंस आपको मान लो कि आपको अच्छे से आया, दोबारा देखो, तिबारा देखो, तो एक बार पढ़ो। चलिए, देखो एक चीज आप याद रखना। अगर आप ये सोच के आए हो कि आपको खुद से नहीं पढ़ना होगा तो ऐसा नहीं है। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। चाहे साइंस ही हो, जो आपके क्लास नोट्स हो, जो आपके बुक्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोच के आओ। जैसे क्लास 5, 6, 7 में क्या होता था, क्लास आप 10th तक रहे होंगे तो आपका ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि क्लास में गए, क्लास में सर ने पढ़ा दिया, बस बात खत्म। लेकिन आप देखोगे कि 12th के बाद से ही ये चीजें चेंज हो जाती है। जैसे आपने 12th क्रॉस किया, जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन में आपको कई चीजें खुद से पढ़नी पड़ी होंगी। और यूपीएससी में फायदा क्या है कि जो चीजें आप अभी पढ़ रहे हो, उन चीजों का आपने पहले कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। क्लास 6 में या क्लास 10th में या क्लास 12th में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है? नहीं नहीं, देखो सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे, ऐसा नहीं, क्यों नहीं चलेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे। हाँ, ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट होंगी आपकी, के लिए परेशान ना हो, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। सर यूट्यूब पे आज भी होगी क्या। देखो यूट्यूब का जो मेरा सेशन चल रहा है वो नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको समझ जाओ। वो नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में, ठीक है। मेरी दो सेशन चलती है, एक मैपिंग की और एक रात में अभी करंट अफेयर्स की भी जो चले 3-4 दिनों की, वो पुराने स्टूडेंट्स के लिए है तो इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जब हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमें कोशिका का एक पूरा बायोलॉजी पढ़ना है। क्लास 11th 12th की बायोलॉजी की बुक नहीं पढ़नी है, ना ही मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कल भी आप लोगों में से कई लोग बोल रहे थे कि सर इसको पूरा डिटेल में पढ़ाइए। डिटेल में आपके लिए आवश्यकता नहीं है, आपके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आप जो जनरल साइंस को जो सिलेबस है, आप देखोगे यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। आपको वहां पे थ्योरम्स और बाकी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन टॉपिक्स को यहां पर देख रहे हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कोशिका जो है, कोशिका आखिर होती क्या है, कोशिका क्या कार्य करती है, इसको हम लोगों ने देखा था। साथ में हमने देखा कि किसी भी कोशिका में तीन मुख्य अंग होते हैं, तीन मुख्य घटक होते हैं, और इन कोशिका के तीन मुख्य घटकों का नाम भी हमने देखा था। पहले थी हमारी कोशिका झिल्ली, पहली थी हमारी कोशिका झिल्ली,
इसको हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, कोशिका झिल्ली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं। दूसरे लेवल पे हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, केंद्रक के बारे में या न्यूक्लियस के बारे में। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था केंद्रक के बारे में। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था साइटोप्लाज्म के बारे में, यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका टॉपिक में हमें और क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, वह भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं और फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अब इसके बाद हमें कोशिका के कुछ और घटक के बारे में पढ़ना है। कोशिका के कुछ और घटक हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हमारे पास एक नंबर से चीजें आएंगी। जैसे एक है रसधानी, एक होती है रसधानी जिसको इंग्लिश में वैक्यूल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी लयनकाय। लयनकाय, लयनकाय जो है इसी को इंग्लिश में लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम या सुसाइडल बैग ऑफ सेल के रूप में इसको हम जानते हैं। तीसरे नंबर पे यहां पे हमारे पास एक और जो सबसे प्रोमिनेंट जो फैक्टर आएगा वह है गोल्गी तंत्र। एक और जो फेमस आएगा वह है गोल्गी तंत्र, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, यह टॉपिक भी हमें यहां पर देखना है, इनके काम क्या है उसको समझना है। गोल्गी एपरेटस के साथ साथ एक राइबोसोम भी आएगा। राइबोसोम को राइबोसोम ही बोलते हैं, ठीक है, राइबोसोम को राइबोसोम ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है। एनसीईआरटी भी आप देखोगे उसको राइबोसोम ही लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी जाने से आपका फायदा नहीं होता, ठीक है। तो लाइबोसोम जो है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, राइबोसोम के बारे में भी देखेंगे। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर क्या आएगा, घटक क्या आएगा, वो होगा अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका, एक जो हमारे पास जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने नाम सुना होगा, अंतर्द्रव्यीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका, या जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक हमारा यह टॉपिक भी आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके साथ साथ एक और जो कॉमन हमारे पास ऑर्गन दिखता है वह है सूत्रकणिका। जो सबसे प्रोमिनेंट भी है वह है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका जो है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देखो, ये जो हमारे ऑर्गन्स हो गए ना, रसधानी, लयनकाय, गोल्गी तंत्र, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका और सूत्रकणिका, यह सभी सेल में, सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, जिनको हम ज्यादातर पढ़ेंगे उन सभी में ये मौजूद होंगे। हाँ, कुछ और चीजें हैं जो इन सभी में मौजूद नहीं होती, जैसे कि जो सेपरेट वंस है, जो सेपरेट हैं, जो अलग हैं, उनको मैं इस साइड में यहां पे लिख रहा हूं। एक हमारे पास आएगी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, या जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। और एक और आएगा हमारे पास जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, कई बार उसको तारक केंद्र बोला जाता है या तारक काय बोला जाता है, ठीक है, तारक काय या तारक केंद्र, तारक केंद्र। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रीसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। तो इसी को इंग्लिश में सेंट्रीसोम, सेंट्रियोल बोलते हैं, तारक काय, तारक केंद्र। तो ये हमारे कुछ घटक हो गए, ये हमारे कुछ घटक हो गए जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारे कोशिका के सभी घटक हो गए। ये जो कोशिका भित्ति है यह सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, और जो सेंट्रोसोम है, जो तारक केंद्र है, वह सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, यानी एक सिर्फ पादप कोशिका में, एक सिर्फ प्राणी कोशिका में। तो ये सभी टॉपिक्स है जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। ये वो घटक हैं जिनके बारे में हमें देखना है कि इनका कार्य क्या है। इसको ब्रीफ में, बहुत ही
सिंपल लैंग्वेज में इसको हमें समझते चलना है कि उनका कार्य क्या होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको क्लास 10th का एग्जाम फिर से नहीं देना है, आई होप सो क्लास 10th और 12th आपको फिर से नहीं देना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इनके बेसिक जो रोल है उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रसधानी से। सबसे पहला जो हमारा पार्ट आएगा वो है रसधानी का। रसधानी, रसधानी जिसे कि हम इंग्लिश में वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल। तो आखिर ये वैक्यूल होता क्या है? वैक्यूल जो है, अगर हम इस रसधानी की बात करें तो यह रसधानी जो है वह सभी सेल्स में यह एक खाली संरचना होती है, एक रिक्त संरचना होती है। कोशिका के अंदर या कोशिका में मौजूद रिक्त संरचना, रिक्त संरचना, रिक्त संरचना। देखो, कोशिका में मौजूद रिक्त संरचना, इसको सिंपल भाषा में समझो कि ये आखिर होती क्या है रसधानी। रसधानी एक सिंपल बैग की तरीके से, जैसे आपके घर में झोला होता है, बैग होता है, तो वैसे ही ये रसधानी है जो उस कोशिका के अंदर में मौजूद होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सिंपली किसी भी चीज को स्टोर करके रखना, किसी भी चीज को यहां पर जमा करके, मींस इसमें आप भर के रख सकते हो, इसमें आप किसी भी चीज को भर के रख सकते हो। यह है रसधानी का काम। यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बैगेज है, तो उसको आप इस झोले में भर के रख सकते हो, इस बैग में भर के रख सकते हो। तो ठीक वैसे ही कोशिका के अंदर में एक रिक्त संरचना है और उस रिक्त संरचना के अंदर में सामान को रखा जा सकता है। तो यह बेसिकली एक भंडारण थैली के रूप में काम करती है, एक भंडारण थैली के रूप में काम करती है। यह जो है एक भंडारण थैली के रूप में काम करती है। यह एक भंडारण थैली है जिसमें हम किसी भी चीज को भंडार करके, स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखो, इसमें क्या रखा जा सकता है? इसमें रखा जाता है, जैसे मान लो अमीनो एसिड हो गया, अमीनो अम्ल जो है उसको स्टोर करके रखना है, या कोई कार्बोनिक पदार्थ है, कोई कार्बोनिक पदार्थ यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो उसको अगर रखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो, तो उसको अगर स्टोर करके रखना है तो इसके लिए इस भंडारण थैली का इस्तेमाल होता है। कुछ प्रोटीन को बचाकर रखना है, तो इन सभी चीजों को बचाकर रखने के लिए इसमें मौजूद होता है। किन चीजों का भंडार किया जाएगा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो प्रोटीन, इसके साथ आप लिख सकते हो मान लो कार्बोनिक पदार्थ। तो इन सभी चीजों को स्टोर करके अगर रखना है, तो इनको स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास एक भंडारण थैली मौजूद है सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में, जिसको हम रसधानी के रूप में जानते हैं। अब यह जो रसधानी है, यह जो भंडारण थैली है, इसमें क्या क्या चीजें, क्या प्लांट में यानी कि पादप कोशिकाओं में और प्राणी कोशिकाओं में क्या यह समान रूप से होती है या इसमें कोई अंतर है? तो देखो, अगर हम पादप कोशिकाओं की बात करें, अगर हम लोग पादप कोशिका की बात करें, तो पादप कोशिका के अंदर में जनरली क्या देखा जाता है कि एक बड़ी जो रसधानी है वह पाई जा सकती है, एक बड़ी रसधानी पाई जा सकती है। ज्यादातर देखा जाता है कि अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल यानी कि जो पादप कोशिकाएं हैं, तो पादप कोशिकाओं के अंदर में एक बड़ी जो रसधानी है वह मौजूद हो सकती है, एक लार्ज वैक्यूल जो है वह प्रेजेंट हो सकता है, और इसी में इनके जो सामान वगैरह हैं वह पैक करके रखे जाएंगे। अगर हम प्राणी कोशिकाओं की बात करें, प्राणी कोशिका की बात करें, तो प्राणी कोशिका में क्या देखा जाता है कि अनेकों छोटी रसधानियां, अनेकों छोटी रसधानियां मौजूद हो सकती है। तो अगर प्राणी कोशिका है तो अनेकों छोटी रसधानियां मौजूद हो सकती हैं,
कई बार यह अनुपस्थित भी हो सकती है, कभी कभी यह अनुपस्थित भी हो सकती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि किसी किसी कोशिका में कभी कभी अनुपस्थित भी हो सकती है, कभी कभी अनुपस्थित भी हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकती है। तो रसधानी के मामले में अगर हम लोग देखें तो रसधानी में हमें यह देखने को मिलता है कि कोशिका में मौजूद एक रिक्त संरचना है, ठीक है। यह एक भंडारण थैली के रूप में काम करती है। किस चीज का भंडार किया जाता है? अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कई बार जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों को भी इसी में स्टोर करके रखा जाता है। जो यहाँ पे अपशिष्ट अगर कोई पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको भी यहीं पे स्टोर करके रखा जाता है। क्या अपशिष्ट पदार्थ जो होंगे, अपशिष्ट पदार्थ, इसको भी इसी में स्टोर करके रखा जाता है अलग अलग रसधानियों में। तो इन सभी चीजों को स्टोर करके रखने का काम है हमारी रसधानी का, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो चलो, ये हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया रसधानी का। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट क्या है कि रसधानी तो मौजूद है ही, रसधानी तो मौजूद है, इसके साथ साथ दूसरी कौन सी अंग जो है वह मौजूद है? दूसरी मौजूद है लाइसोसोम, जिसको कि हम लयन काय बोलते हैं। दूसरा जो हमारा ऑर्गन हो गया वो हो गया लयन काय, लयन काय यानी कि लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आप सभी ने शायद क्लास 9th 10th में लाइसोसोम के बारे में पढ़ा होगा। तो लाइसोसोम का ज्यादा फेमस नाम क्या है? इसको हम कैसे जानते हैं, क्या बोला जाता है इसके बारे में? देखो, शिवकांत यादव, इसकी खोज किसने की थी ये सब जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसकी सबका आप खोज याद रखोगे तो 10-12 इसमें हो जाएंगे, फिर ह्यूमन सेल में अलग अलग आएंगे, ये सभी एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। अगर राजधानी नहीं है, रसधानी है, अगर रसधानी एब्सेंट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी प्लांट सेल में या एनिमल सेल में अनुपस्थित भी हो सकता है। हाँ, इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली जो है इसके रूप में जाना जाता है। तो यही है जैसे हम बोलते हैं आत्मघाती थैली, आत्मघाती, आत्मघाती थैली। अब ये आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है या सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग सुसाइडल बैग के रूप में, सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। ये जो लयन काय है या लाइसोसोम है, यह बेसिकली काम क्या करता है? ठीक है, यह एक अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। यह किसी भी कोशिका के अंदर में एक अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। मतलब यह है कि कोशिका के अंदर में, जैसे मान लो कोशिका दिन रात काम कर रही है, तो कोशिका के अंदर में कुछ ना कुछ अपशिष्ट भी जमा होगा, कुछ ना कुछ जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट है, वह भी तो जमा होगा। तो इस अपशिष्ट को हटाने का काम किसका है? इस अपशिष्ट को हटाने का काम जो है वह आता है हमारे लाइसोसोम का, यानी कि लयन काय का। तो यह अपशिष्ट निपटान प्रणाली है जो हमें कोशिका के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ मान लो जो खराब कोशिकांग है, मान लेते हैं कि कोई विदेशी सामग्री आई है या कोई खराब कोशिकांग है, तो उसको भी हटाने का काम करता है। विदेशी या बाह्य सामग्री लिख लो, बाह्य सामग्री या खराब कोशिकांग या खराब कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, कोशिका का घटक। खराब कोशिकांग को कोशिका से हटाने के लिए, कोशिका से हटाने के लिए, हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार।
तो यह जो हमारा लयन काय है, इसका मेन काम क्या है? यह जो भी अपशिष्ट है सेल के अंदर में, जो भी अपशिष्ट है, जो भी कचरा है, उसको बाहर करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ मान लो बाहर से कोई सामग्री आई है, या फिर बाह्य सामग्री है कोई, या फिर कोशिका का कोई अंग खराब हो गया है, तो उसको कोशिका से निकालना है। तो इसे कोशिका से निकालने का जो काम है, यह भी किसका होगा? लयन काय का होगा, लाइसोसोम का होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कि मान लो कोशिका को ऐसा लग जाए कि अब इसका जो सर्वाइवल है, अब इसका बच पाना मुश्किल है, अब इसका बच पाना मुश्किल है, तो कोशिका जो है वह खुद को खत्म करती है। कोशिका जो है वो खुद को खत्म करती है। जब कोशिका को ऐसा लग जाए, जब कोशिका को ऐसा प्रतीत हो कि इसका बच पाना मुश्किल है, तो उस हालात में जो लाइसोसोम है, यानी कि जो लयन काय है, वह फट जाता है, और उसके अंदर का मौजूद जो एंजाइम्स है, उसके अंदर जो मौजूद जो रासायनिक पदार्थ हैं, वह पूरे सेल को, यानी कि पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है, उसे खत्म कर देती है। तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, सुसाइडल बैग के रूप में जाना। ऐसा नहीं कि ये कभी भी कर सकते हैं, या फिर जो सुसाइडल बैग है वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होता। वो तब एक्टिवेट होता है जब कोशिका का बच पाना नामुमकिन हो, कोशिका का बच पाना नामुमकिन हो। और देखो, कोशिका जो है वो अपने आसपास की चीजों का भी ध्यान रखती है। कोशिका को अगर लगता है कि इसके एक हट जाने से बाकी कोशिकाओं खराब नहीं होंगी, मान लो एक कोशिका जो है वो वायरस से इंपैक्ट हो गई, या किसी कोशिका पे बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ गया, अब कोशिका को लगा कि देखो हम तो इस बैक्टीरिया से अब बच नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, खुद को खत्म कर लेते हैं, तो शायद ये बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारे आसपास वाले जो कोशिका हैं वह प्रभावित नहीं होंगे, हमारे आसपास की जो कोशिकाएं हैं वह प्रभावित नहीं होंगी, तो वह फिर अपने आप को खत्म करने का प्रयास करती है, और उसमें रोल आता है लयन का या लाइसोसोम। तो जब भी यह खतरे में होंगे, जब भी यह खतरे में होंगी, मान लो जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लयन काय जो है वो फट जाते हैं, और एंजाइम्स जो मौजूद है वह कोशिका के सभी चीजों को खत्म कर देते हैं, सभी अंगों को खत्म कर देते हैं। क्लियर है ये? तो क्या राजधानी में वेस्ट मटेरियल है तो उसको भी लाइसोसोम, हाँ देखो, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, जब उसको हटाना होगा ना तो लाइसोसोम काम करेगा। क्या भरत, देखो मैंने आपको क्लियरली बताया, इससे ज्यादा यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में आपका काम नहीं आता लाइसोसोम का। आपको अगर 12th का एग्जाम देना है तो बोलो, उसके लिए फिर हम लोग अलग से व्यवस्था करें। ठीक है? बायो, अच्छा आप एक चीज देखो आकाश अनंत, जो बायोटेक का पार्ट जो आप बोल रहे हो ना, बायोटेक में अलग चीजें पढ़नी है। बायोटेक में आपको लाइसोसोम नहीं पढ़ना है, बायोटेक में आपको जीन मॉडिफिकेशन पढ़ना है। और चलो आप लोग बोल रहे हो ना बायोटेक में डिटेल में पढ़ना है या क्या पढ़ना है, आप एक काम करो, अभी एक सिंपल एक चैलेंज लो, पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठाओ, प्रीलिम्स मेंस कहीं का भी पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठाओ, आपको एक चीज मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी में कभी भी आपको टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बायोटेक में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इस चीज पे पूछा गया है कि उसका उपयोग कहां किया जाता है, उसका कृषि में क्या उपयोग है, उसका बाकी चीजों में क्या उपयोग है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि आपके काम का क्या है, उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है? नोट आपको लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? देखो किनका था, उदित्य, उदित, आप देखो ये नोट्स जो है आपको शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा आपको रिवाइज करने के लिए और कोई काम नहीं आएगा, आपको अल्टीमेटली शॉर्ट नोट्स ही बनाना पड़ता है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन क्या है, हिग्स बोसोन का बायोलॉजी से क्या रिलेशन है? अब इंतजार करो, हिग्स बोसोन पे हम लोग आएंगे। नहीं, प्रिंटेबल नोट्स नहीं, नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा, कोई प्रिंटेबल नोट्स नहीं, मैंने पहले दिन बोला है। ठीक है? रिकॉर्डेड है, जगदीश का कहना है रिकॉर्डेड है, ओके।
जगदीश ये आपको क्यों लगा कि रिकॉर्डेड है? अपशिष्ट निपटान का मतलब होता है जिसके द्वारा अपशिष्ट को यानी कि कचरे को हटाया जाए। कचरे को हटाया जाए यानी कचरे को हटाने वाली जो प्रणाली है या कचरे को हटाने के जो काम करती है वह लयन काय करती है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके कमेंट जो है अदिति वो शो हो रहे हैं, ठीक है, सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। चलिए अब आते हैं लयन काय पे। देखो एक चीज मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपको बायो पढ़ना है क्लास 12 के लिए या नीट के लिए, जैसे आप में से काफी लोग क्लास 12 से निकल के आए होंगे, हो सकता है आप बायो से भी रहे होंगे, अगर आपको क्लास 12 और नीट के हिसाब से बायो पढ़ना है तो वो ये चीज नहीं है। ये जनरल साइंस है जो आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के हिसाब से काम आती है, जिसमें जितना पढ़ना है वो चीज आपको पढ़ाई जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। आप एक बार पढ़ाया हुआ देख लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी हो सब मैच करके देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि कहां पे काम आता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारी दूसरी हो गई लयन काय। अच्छा, लयन काय में एक पॉइंट और लिख लेना, जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है, क्षतिग्रस्त होती है तो लयन काय फट जाता है एवं इसके अंदर मौजूद, इसके भीतर मौजूद एंजाइम कोशिकांगों को खत्म कर देते हैं, कोशिकांगों को खत्म कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट और है जो इसको आप लिख सकते हो कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लयन काय फट जाते हैं एवं इसके अंदर मौजूद एंजाइम कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं, कोशिकाओं को एंजाइम के माध्यम से उनको खत्म कर दिया जाता है। तो यह भी इसका एक रोल है लयन काय का। चलिए तो ये हमारी दूसरी चीज आ गई लयन काय। लयन काय के साथ साथ जो तीसरा पार्ट आता है, लयन काय के साथ साथ तीसरा पार्ट जो आता है वह है गोल्गी तंत्र। अच्छा, गोल्गी तंत्र, तीन चीजों को देखो, हमारे पास तीन अलग अलग ऑर्गन्स आएंगे। एक आएगा गोल्गी तंत्र, दूसरा आएगा, चौथा नंबर पे आएगा राइबोसोम, और पांचवें नंबर पे आएगा अंतर्द्रव्यीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका। अब देखो ये जो तीनों हैं, इन तीनों का एक कॉमन काम है, यह तीनों जो हैं इनका एक कॉमन काम है और वह है प्रोटीन बनाना। इन तीनों में एक कॉमन काम आपको क्या मिलेगा, यह प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार है। प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना और प्रोटीन। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि आखिर ये तीनों क्यों हैं, तीनों सिर्फ प्रोटीन ही क्यों बना रहे? तो सिर्फ प्रोटीन नहीं बना रहे, और भी काम कर रहे हैं। हाँ, मुख्यतः प्रोटीन बनाने के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है हमारा, मुख्यतः प्रोटीन बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है।
मुख्यतः जो प्रोटीन बनाने का कार्य है वह राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका और दूसरे नंबर पे हमारा जो गोल्गी तंत्र है यह इसकी मदद करता है। कई बार इसके ट्रांसपोर्ट में या पैकेजिंग में मदद करता है, मतलब इसको फाइनल तैयार करने में, प्रोटीन को फाइनल तैयार करने में मदद करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका, और साथ में मौजूद है हमारा गोल्गी तंत्र। तो गोल्गी तंत्र और अंतर्द्रव्यीय जालिका यह मुख्यतः प्रोटीन बनाने में राइबोसोम की हेल्प करता है। राइबोसोम पहला सेंटर है या मेन सेंटर है जहां पे प्रोटीन को बनाने का कार्य होता है। अब यह जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है यह कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के प्रोटीन का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, निर्माण करता है। देखो, यह जो हमारा अंतर्द्रव्यीय जालिका है यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन काम क्या है? यह जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है, इसके बनाने के लिए, कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लिपिड्स की आवश्यकता होती है। लिपिड मतलब फैट यानी कि वसा। तो अगर इसको बनाने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह कौन देता है? वह देता है अंतर्द्रव्यीय जालिका। बाकी प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है, प्रोटीन के एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण में भी यह मदद करता है, प्रोटीन के स्थानांतरण में भी यह मदद करता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यीय जालिका। जो राइबोसोम है वह मुख्यतः प्रोटीन बनाने का ही काम करता है। हम लोगों ने कल डीएनए आरएनए में भी देखा था कि जब न्यूक्लियस को जरूरत होती है प्रोटीन की तो किसको कांटेक्ट करता है? कांटेक्ट करता है राइबोसोम की, भाई तुम प्रोटीन बनाओ। तीसरे नंबर पे हमारा गोल्गी तंत्र है। अब देखो, गोल्गी तंत्र प्रोटीन बनाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ लिपिड बनाने में यानी कि वसा निर्माण में भी मदद करता है, वसा निर्माण में भी हेल्प करता है, वसा निर्माण में मदद करता है, मदद करता है। इसके साथ साथ जो हमने देखा लयन काय में, लयन काय को एंजाइम की आपूर्ति, लयन काय को एंजाइम की आपूर्ति जो है वह भी कौन करेगा? वह भी ये करेगा। तो इन तीनों को आप एक साथ समझ सकते हो। एक आता है हमारा गोल्गी तंत्र। गोल्गी तंत्र का काम यह है कि गोल्गी तंत्र हमारे शरीर के अंदर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ, प्रोटीन बनाने के साथ साथ यह साथ में मदद करता है वसा के निर्माण में भी, और इसके साथ साथ यह मदद करता है लयन काय को एंजाइम्स की जो जरूरत पड़ती है उसको भी देने में उसका हेल्प करता है। साथ ही साथ राइबोसोम मुख्यतः प्रोटीन बनाने के लिए है, और जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है वह प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन के सप्लाई में यानी कि प्रोटीन की आपूर्ति में भी मदद करता है, और साथ ही साथ यह जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है उसमें जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसको बनाने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह भी प्रोवाइड करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो ये इन तीनों का मुख्यतः काम है। प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, इनका इस कोशिका के अंदर में जो आदान प्रदान है उसमें यह तीनों जो है वह मदद करते हैं। अगर आप इन तीनों का फिगर देखोगे तो आपको मैं यहाँ पे फिगर दिखा देता हूं। आप में से कई लोगों का कहना है कि फिगर से आपको याद हो जाएगा कोशिका कैसे होती है। तो देखो, ये जो है वो गोल्गी उपकरण है। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है वो है गोल्गी उपकरण, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये सभी आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह भी आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका है। ये आपका गोल्गी apparatus यानी कि गोल्गी जो तंत्र है वह मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे राइबोसोम को, ठीक है,
तो राइबोसोम यहाँ पे आपको जो है वह दिख रहा होगा। राइबोसोम 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 को इसमें दिखाया नहीं गया है। देखो राइबोसोम छोटे छोटे जो डॉट के स्ट्रक्चर है ना, ये जो छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली हमारे राइबोसोम है। जो उससे थोड़ा बड़ा है वह वैक्यूल्स है। तो राइबोसोम आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे होंगे। इस इमेज में आप देखो यहाँ पे राइबोसोम को दिखाया गया है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है वह आपको राइबोसोम है। अब ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है प्लांट के अंदर का वैक्यूल। और ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स आपको कहीं कहीं दिख रहे हैं, ये सब टाइप के, ठीक है, छोटे स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये आपको होते हैं इसके अंदर में मौजूद जो वैक्यूल्स हैं वो। तो प्लांट सेल में कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं, बाकी जगह रसधानी जो है वो बड़ी होती है। इसमें एनिमल में छोटी होती है, प्लांट में बड़ी होगी। तो ये आपका इसका इमेज भी हो गया। आई होप अब आपको इमेज देखकर खुशी हुई होगी। चलिए अब आते हैं वापस से जो हमें पढ़ना है उस पर। ये हमारे 5 ऐसे अंग हो गए, कोशिकांग हो गए, जिनको हमने देखा। इन 5 कोशिकांगों के बाद हमारे पास क्या बचता है? इसके बाद हमने यहां पर देख लिया कि रसधानी क्या होती है, लयनकाय क्या होता है, गोल्गी तंत्र, राइबोसोम और अंतर्द्रव्यीय जालिका। अब हमारे पास आता है सूत्रकणिका। अब हमारे पास आती है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका सूत्रकणिका जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है भोजन के माध्यम से ऊर्जा निर्माण करना या बॉडी के अंदर में ऊर्जा की सप्लाई को देना, यह इसका काम है। तो इसी को हम ऊर्जा केंद्र के रूप में जानते हैं। इसे ही शरीर के अंदर में ऊर्जा केंद्र के अंदर, शरीर के अंदर में नहीं, मान सेल के अंदर में जो कोशिका है उसके अंदर में इसको ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका प्राइमरी काम क्या है? अब देखो यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप समझना। जो इस सूत्रकणिका है इसके पास पहुंचता है पोषक तत्व। ठीक है, इसके पास पहुंचता है पोषक तत्व, इसके पास पहुंचता है पोषक तत्व। यह पोषक तत्व जब इसके पास में पहुंचा तो इस पोषक तत्व को यह कन्वर्ट करता है एक केमिकल के रूप में, और उस केमिकल का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस केमिकल को यह कन्वर्ट करता है, इस फूड को यानी कि पोषक तत्व को यह कन्वर्ट करता है एक केमिकल के रूप में, और उस केमिकल को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ऊर्जा केंद्र जो हम बोलते हैं यह बेसिकली है क्या? एक रासायनिक ऊर्जा है। एक तरीके से इसको एक रासायन के रूप में, एक केमिकल के रूप में भेज दिया जाता है। एक क्या बोलते हैं, केमिकल के रूप में, एक रसायन के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है तो इसी केमिकल से उसको ऊर्जा मिलती है। ऐसा नहीं कि इसने ऊर्जा बना लिया और ऊर्जा फिर सेल को मिल गई, ऐसा नहीं होता। यह केमिकल बनाता है और इस केमिकल बनाने में इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस एटीपी को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह एक केमिकल है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी केमिकल से जरूरत होने पर कोशिका को इसके माध्यम से ऊर्जा मिलती है। इसके माध्यम से ऊर्जा मिलती है। तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जब इसमें कोशिका को जरूरत पड़ेगी, तब वहां पे ऊर्जा जो है वह निकलेगी। यही इसका मेन काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा पोषक तत्व आएगा कोशिका के पास, कोशिका के अंदर में एक पोषक तत्व आएगा, कोशिका से
यह कहां जाएगा? यह जाएगा गुंस जो हमारा जो सूत्र कणिका है, जो सूत्र कणिका यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर में यह पोषक तत्व जाएगा। इस पोषक तत्व के जाने के बाद, इस पोषक तत्व के जाने के बाद ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से इसको एटीपी के फॉर्म में तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की मदद से इसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, केमिकल का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आपको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का यूपीएससी कभी भी सवाल पूछ नहीं सकती, गारंटी के साथ नहीं पूछेगी। ठीक है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पे आप निश्चिंत रहो, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ना ही आपको डाइजेशन का पूरा फॉर्मूला याद करके जाने की जरूरत है, वो क्लास 10th 11 12 तक जरूरत होती थी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है केमिकल का नाम, और यह केमिकल के रूप में ऊर्जा जो है वह संग्रहित करके रखी जाती है, ऊर्जा को यहां पर स्टोर करके रखा जाता है, और जब कोशिका को जैसी जरूरत होती है उसके अनुसार ऊर्जा जो है वह निकालती जाती है इस केमिकल में से। तो ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखना है कि ऊर्जा को केमिकल एनर्जी के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करके रखा जाता है, और जब कोशिका को जैसी जरूरत पड़ती है उस रासायनिक ऊर्जा को वह अपने जरूरत की ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जरूरत की ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यही काम होता है हमारे सूत्रकणिका में। ये एक बेसिक चीज याद रखना कि इसका कार्य क्या होता है। एक और चीज, ये जो हमारी सूत्रकणिका है इसके अंदर में अपना राइबोसोम भी मौजूद होता है। राइबोसोम इसके अंदर, इसके भीतर भी पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसको लेकर कि इसके अंदर कुछ आनुवांशिक सामग्री भी मौजूद होती है। इसके भीतर, इसके भीतर कुछ आनुवांशिक सामग्री, कुछ आनुवांशिक सामग्री भी मौजूद होती है, सामग्री भी मौजूद होती है, मौजूद होती है। तो ये दो चीजों को भी आप याद रखो कि जो हमारी जो सूत्रकणिका है इसका एक काम तो हम सभी को याद रहता है, यह एक ऊर्जा बनाने का काम करती है, एक ऊर्जा केंद्र है, यह तो हम सभी जानते हैं। बट इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि इसके अंदर में खुद का राइबोसोम पाया जाता है, यानी यह खुद खुद से जब चाहे, खुद से जब चाहे तब यह अपने लिए प्रोटीन बना सकती है जब इसको जरूरत होती है। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर भी कुछ आनुवांशिक सामग्री मौजूद हो। तो सेल के अंदर में जो आनुवांशिक सामग्री है, कोशिका के अंदर में आनुवांशिक सामग्री एक तो हमारी पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर में, केंद्रक के अंदर में। केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, बहुत ही कम परसेंटेज होता है बट पाई जाती है। तो ये हमारा सूत्रकणिका के बारे में जानकारी है। इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक सामग्री है, अपना राइबोसोम है। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन यह खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ प्रोटीन यह खुद भी बनाने में सक्षम होती है, मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जिसके ऊपर में राइबोसोम, स्मूथ वह होता है जिसके ऊपर में राइबोसोम मौजूद नहीं होता। ठीक है, वसा का मतलब फैट, वसा का मतलब फैट। हाँ, रिक्तिक, रिक्तिका भी कहा जाता है, राजधानी को रिक्तिका भी कहा जाता है।
रस धानी प्रोटीन आदि चीजों को स्टोर करता है, हाँ बिल्कुल स्टोर करता है। नोट्स नहीं बन पा रहा है, कैसे आपका नोट्स बनेगा बताओ, आपका नोट्स कैसे बनेगा आप खुद बताओ। आपको बच्चों की तरह लिखवाया जाए, आप लोग क्लास 9th 10th में हो कि आपको बच्चों की तरह लिखवाया जाए, हाँ बच्चों अब लिखना स्टार्ट करो, इस तरीके से आपसे नोट्स बनवाया जाए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बना सकता है, लिपिड बना सकता है, ठीक है। नहीं रुपेश, आपका कमेंट दिख रहा है, एटीपी जो है वो मुझे दिखा। तो जेनेटिक मटेरियल मैंने क्या लिखा, अनुवांशिक सामग्री ही तो लिखा है। स्टोर करके क्यों रखती है, देखो स्टोर करके इसलिए रखती है क्योंकि जिस समय जैसे मान लो हमने देखा ना कि राइबोसोम को कभी कभी प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है, तो सेल जो है वो अपने लिए स्टोर करके रखती है कि अगर फ्यूचर में उसको इमीडिएट जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं ना कि तुरंत उसको बाहर से सप्लाई मिल जाएगी। तो जैसे उसी के लिए यह एक तरीके से स्टोर करके रखती है एमिनो एसिड या प्रोटीन इन सभी को, तो एक्सेस सप्लाई में है उसको स्टोर करके रखती है। मेंस में कैसे लिखेंगे, मतलब आपने कल का क्लास जो है वो अटेंड नहीं किया था, तब आप पूछ रहे हो कि मेंस में कैसे लिखेंगे। मैंने आपको कल के क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल साइंस का मेंस में सवाल नहीं पूछा जाता, प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। केजीएस यूजर जिनका भी नाम है, मैंने आपको क्या बोला, जनरल साइंस से क्वेश्चन मेंस में नहीं आते, जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो मेंस में नहीं आते। अनुवांशिक सामग्री मतलब जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए, अनुवांशिक सामग्री यानी कि डीएनए, ये किसने बोला कि सिर्फ मैं ऑनलाइन बच्चों का कमेंट देख रहा हूं। 38 एटीपी मतलब 38 जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है उसका निर्माण होता है, ठीक है, वो नंबर को दिखाता है। चलिए इसके आगे आते हैं। चलिए इसके आगे अगर हम लोग देखें तो सूत्र कणिका के बाद तो ये हमारे 6 वह हो गए जो मेन सभी में पाए जाते हैं। इसके अलावा आते हैं, जैसे एक हमने देखा 7वें नंबर पे हमने देखा, इसको अलग से देखते हैं। एक है कोशिका भित्ति, कोशिका कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसको हम सेल वॉल के रूप में भी जानते हैं, तो हम सेल वॉल के रूप में भी जानते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में मौजूद होती, पादप कोशिका में मौजूद होती, पादप कोशिका में मौजूद होती, मौजूद होती है। प्राणी कोशिका में यह मौजूद नहीं होती, सिर्फ पादप कोशिका में ही मौजूद होती है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब पादप कोशिका में क्यों मौजूद होती है इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो हमारी ये जो हमारी कोशिका जो सॉरी ये जो हमारी कोशिका भित्ति है वह सिर्फ पौधों में ही क्यों मौजूद होती है, इसको देखते हैं। देखो हमने देखा था प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली जो है या जो सेल जो कोशिका झिल्ली है उसको हमने बोला था कि यह सजीव है, इसको एक ने जीवित के रूप में हम देखते हैं, एक जीवित परत के रूप में या एक जीवित मीडियम के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी कोशिका भित्ति की तो यह एक निर्जीव है, क्या निर्जीव परत के रूप में इसको देखा जाता है कि यह जीवित नहीं होता बल्कि एक निर्जीव परत है, क्या यह हमारी एक निर्जीव परत है, निर्जीव परत है जो सिर्फ प्लांट सेल के बाहर यानी कि सिर्फ जो पादप कोशिका है उसके बाहर में पाई जाती है।
अब एक चीज और कि पादप कोशिका के साथ साथ यह बैक्टीरिया के में भी पाई जा सकती है। तो अगर आपको मिले कहीं पे लिखा हुआ कि बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है, बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है, बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है। इसको भी आप यहां पे याद रखना। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में भी मौजूद होती है। बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर में भी यह मौजूद होती है। अब देखो, कोशिका भित्ति या जो निर्जीव परत है, जो निर्जीव परत है, आखिर उसका काम क्या है? इस निर्जीव परत का काम क्या है? यह जो पादप कोशिका होती है उसको एक मजबूती प्रदान करती है, उसको एक फिक्स यानी कि एक अस्थाई संरचना प्रदान करती है। ठीक है? यह पादप कोशिकाओं को मजबूती एवं अस्थाई संरचना प्रदान करती है, अस्थाई संरचना प्रदान करती है, अस्थाई संरचना प्रदान करती है। तो यह अस्थाई संरचना प्रदान करती है। इसके बाद मजबूती एवं अस्थाई संरचना जो है वह प्रोवाइड करती है इसको, किसे? कोशिका को। अब इस सेल वॉल को अगर हम लोग देखें, यानी कि हम अगर इस कोशिका भित्ति को देखें, तो इसके अंदर में आप क्या पाओगे कि इसके अंदर में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो इनको पोषक तत्व चाहिए या पानी चाहिए, इसका आदान प्रदान होगा। ठीक है? जल एवं जो पोषक तत्व है उसका आदान प्रदान होता है, ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगा। ठीक है? तो एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जल एवं पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। तो इसके जरिए आप क्या देखोगे कि जो आदान प्रदान है पोषक तत्वों का, वह होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, यह चीजें चलती रहेंगी। तो हमारे पास देखने को मिला कि जल एवं पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता रहेगा, इसके साथ साथ मजबूती एवं अस्थायी संरचना भी प्रदान होती है। साथ में हमने क्या देखा कि यह सिर्फ पादप कोशिका में मौजूद होती है और यह बैक्टीरिया में भी मौजूद हो सकती है। एक निर्जीव परत जो है इसके रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है? निर्जीव परत के रूप में इसको हम देखते हैं। तो यह मजबूत होता है, तो कोशिका को एक मजबूती प्रदान करना मेन इसका लक्ष्य होता है। आपने देखा होगा प्लांट्स जो हैं, जो पौधे हैं, वो अपने पूरे जीवन काल में एक ही जगह पे उनको खड़े होना होता है, एक ही जगह पे उनको मौजूद रहना पड़ता है, एक ही जगह पे वो फिक्स होते हैं। तो उस फिक्स रहने के लिए, एक ही जगह बने रहने के लिए उनको बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो यह स्ट्रेंथ जो है वह उनको इस कोशिका के जो कोशिका भित्ति है इसके द्वारा मिल पाता है। कोशिका भित्ति के अंदर में फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगा। एक चीज यहां पे ये याद रखना, जैसे अगर मान लो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पे इसका बन गया, सॉरी कोशिका भित्ति बन गई, ये हमारा 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, जनरली 3 लेयर स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिलता है। तो इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी भी मौजूद होगा, इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी भी मौजूद होगा। इस चीज को याद रखना। ऊपर वाला पार्ट को अगर आपने कोशिका भित्ति कहा है, कोशिका भित्ति कहा है, तो जो इसके अंदर का जो पार्ट है, जो रेड कलर वाला है, वह आपका अभी भी कोशिका झिल्ली है। यह आपका कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। तो प्लांट सेल के अंदर में जो हमारी पादप कोशिका होती है उसके अंदर में दोनों मौजूद होते हैं। एनिमल सेल में सिर्फ एक मौजूद होता है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, जबकि पादप कोशिकाओं में दोनों चीजें पाई जाएंगी। पादप कोशिकाओं में कोशिका के ऊपर जो भित्ति है, जो सेल वॉल है, वह भी मौजूद होगा। कोशिका के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वह भी मौजूद होगा। तो ये दोनों कोशिका भित्ति के रूप में आप इसको देखते हो। सेलुलोज से बना होता है। सेमी परमिएबल
सेमी परमिएबल तो आप इसको नहीं बोलोगे, सेमी परमिएबल नहीं बोलोगे, वो जो रेगुलेशन है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाएगा। जो हमारा जो कोशिका भित्ति है, एक क्वेश्चन है, तो फिर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम कुछ खास प्रकार के टिश्यूज हैं। आप एक चीज समझो, जाइलम और फ्लोएम जो है वो खास प्रकार के टिश्यूज हैं जो किसी ना किसी सेल से बने हैं, वह कोशिका से ही बने हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो कोशिका से निर्मित टिश्यू हैं और उसका मुख्य काम होता है प्लांट में, पहला अगर आप देखोगे तो जाइलम जो है वो पानी पहुंचाता है, फ्लोएम जो है वो खाना पहुंचाता है। तो वो टिश्यू है यानी कि उत्तक है, वो अलग है। यह कोशिका है, यह किसी भी जीवन की मूल इकाई है। आई होप ये क्लियर है आपको तेजबीर। सेल वॉल सेमी परमिएबल इसको नहीं बोलो, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर होगा वही सेमी परमिएबल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा कोशिका भित्ति हो गया। तेजबीर आपका क्लियर है? जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं वो क्लियर है आपका? चलिए इसके आगे आते हैं, इसके आगे आते हैं। कोशिका भित्ति के साथ साथ हमने एक चीज और देखा था कि कोशिका भित्ति तो मौजूद होती ही है प्लांट में, प्लांट में इसके साथ साथ एक और चीज मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लवक। लवक यानी कि प्लास्टिड, प्लास्टिड, लवक यानी कि प्लास्टिड। तो यह जो है लवक यानी कि प्लास्टिड जो है, अगर आप देखोगे तो यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे, पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, मौजूद होते, यह पादप कोशिका में मौजूद होते हैं। अगर हम इस लवक की बात करें, अगर हम इस लवक की बात करें तो यह अपने आकार में या फिर अपने कार्य में थोड़ा बहुत जो हमारा सूत्र कणिका है उससे मैच करता है, यह सूत्र कणिका से थोड़ा बहुत मैच करता है प्लास्टिड। बट इसमें डिफरेंस क्या है, यह जो हमारा लवक है यह पादप कोशिका में पाया जाएगा। और आप सभी को एक क्रिया के बारे में शायद पता होगा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया है जो प्लांट के द्वारा परफॉर्म की जाती है, यानी कि पौधों के द्वारा की जाती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लवक के माध्यम से होती है। लवक के अंदर में तीन तरीके की चीजें पाई जाती हैं, एक जिसको हम बोलते हैं अवर्णी लवक, ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, और एक जिसको हम बोलते हैं वर्णी लवक। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग प्रकार के जो लवक हैं वह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में तीन अलग अलग प्रकार के लवक जो है वह मौजूद हो सकते हैं। एक है जिसको बोलते हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो है, दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा हमारा होता है अवर्णी लवक, तीसरा हमारा होगा अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये तीन चीजें होती हैं इस लवक के अंदर में। एक हमारा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसका काम क्या है, इसका काम है, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के लिए को पूरा करने में मदद करता है।
यह जो है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई हरित लवक की बात। यह हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो है इसको वर्णी लवक भी कहा जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि पौधों के अंदर में अलग अलग रंग होते हैं, पौधों के अंदर में अलग अलग जो रंग पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं, वह इस क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, तो विभिन्न रंगों पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, यह वर्णी लवक है। ठीक है, तो जैसे मान लो कुछ अट्रैक्ट करना हो कुछ कीड़े वगैरह को, बटरफ्लाइज वगैरह को, तो उसके लिए वर्णी लवक जो है वो काम आता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो काम आता है। ठीक है, और तीसरा है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट काम क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट जो है यह भोजन को स्टोर करता है, जिसमें एक तरीके से भोजन को स्टोर करने का काम इसका है। भोजन के भंडारण का काम, भोजन के भंडारण का कार्य करता है, भोजन के भंडारण का कार्य करता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है यानी कि अवर्णी लवक है, वो भोजन के भंडारण का कार्य करता है। ठीक है, भोजन के भंडारण का, जैसे इसमें स्टार्च, जो फैट है, जो प्रोटीन है, यह सब इसमें प्रेजेंट हो सकता है। स्टार्च क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च कहा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च कहा जाता है, जो पौधों के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च को जमा करने का काम या प्रोटीन को जमा करने का काम, स्टार्च, प्रोटीन, इन सभी को जमा करने का काम जो है वह ल्यूकोप्लास्ट में होता है, अवर्णी लवक में होता है। इन तीन चीजों को याद रखना। अगर हम लवक के बारे में बात करें तो लवक को सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब आप उस पे ये मत बोलना कि अलगी में क्यों पाया जा रहा है। अलगी को भी तब इसमें पूरे हमने दो ही टाइप में सेल को डिवाइड किया ना, या तो पादप कोशिका या प्राणी कोशिका। तो अलगी को भी आप मान के चलो कि उस समय में यह हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में ही पाया जाता है। पादप कोशिका के अलावा प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा लवक है वह तीन प्रकार से हो सकता है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक जो है, जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा, वह क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको ट्रैप करने का, उसको अवशोषित करने का काम जो है वह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करने का काम क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट है वो पौधों को अलग अलग रंग जो है वह प्रदान करता है। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है यानी कि अवर्णी लवक, यह भोजन को स्टोर करने में, जैसे कि स्टार्च को स्टोर करने में, प्रोटीन को स्टोर करने में, फैट को स्टोर करने में, इन सभी चीजों में मदद करता है। यह एक और चीज आप इसमें याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यह जो हमारा जो लवक है यानी कि जो हमारा प्लास्टिड है, वह सूत्र कणिका से मिलता है, सूत्र कणिका से मैच करता है। क्यों मैच करता है इसको भी जरा देख लेते हैं। सूत्र कणिका से क्यों मैच करता है इसको भी जरा देख लेते हैं। इसके भीतर भी डीएनए एवं राइबोसोम मौजूद होगा। इसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम जो है वह मौजूद होगा। इसी के लिए मैंने बोला कि यह जो है वह हमारा जो सूत्र कणिका है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे मैच करता है। ठीक है,
हाँ, काम बिल्कुल विपरीत है। काम विपरीत कैसे है? माइटोकॉन्ड्रिया भोजन की मदद से ऊर्जा बनाता है। भोजन की मदद से ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। और यह जो हमारा लवक है वह ऊर्जा की मदद से भोजन बनाता है। तो दोनों का काम बिल्कुल अलग है। यहां पे इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? ऊर्जा की मदद से, प्रकाश की जो सूर्य की प्रकाश है उसकी मदद से यह भोजन बनाने का काम करता है। और जो हमारा सूत्रकणिका है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वह भोजन की मदद से ऊर्जा तैयार करने का काम करता है। तो काम विपरीत है लेकिन संरचना में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानताएं हैं। समानताएं क्या है? इसके अंदर में भी राइबोसोम मौजूद होता है, इसके अंदर में भी जो डीएनए है, जो आनुवांशिक सामग्री है, वह भी मौजूद होगा। तो ये दोनों चीज को आप याद रखना ल्यूकोप्लास्ट के बारे, सॉरी, लवक के बारे में यानी कि प्लास्टिड के बारे में। आई होप क्लियर होगा। एनिमल में भी कोशिका भित्ति होती तो क्या एनिमल ट्री की जगह एक ही जगह खड़े होते? अब ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है। अब देखना पड़ेगा उसके लिए कि देकर देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का जो इवोल्यूशन है, जो उसकी उत्पत्ति है, उसकी जरूरतों के अनुसार हुई है। कि जैसी जरूरत थी उसके अनुसार उसमें बदलाव आता गया, उसके अनुसार उसके सेल में यानी कि कोशिका में बदलाव आया गया। उसमें सेल वॉल है इसलिए वो प्लांट नहीं है। यानी कि कोई भी प्लांट अगर है तो प्लांट वह इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें सेल वॉल है। कोई भी पादप है या भी कोई भी पौधा है तो इसलिए वह पौधा नहीं है क्योंकि उसके पौधे के कोशिका में सेल वॉल है। वह पौधा है इसलिए उसकी कोशिका में सेल वॉल का होना जरूरी है। सेल के कारण प्लांट नहीं बना, या सेल में कोशिका था इसके कारण प्लांट नहीं बना। प्लांट था इसीलिए उसकी कोशिका में सेल वॉल का होना जरूरी था और सेल वॉल मौजूद हुआ। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, सेल ने डिसाइड नहीं किया कि ये प्लांट बनेगा, प्लांट ने डिसाइड किया कि हमारा सेल जो है उसमें यह फीचर मौजूद होना चाहिए। यह दोनों में अंतर होगा जिसको आप समझना। इवोल्यूशन जो है वह प्रजाति के अनुसार या किसी भी जीव के अनुसार होता है, ना कि एक इवोल्यूशन के अनुसार जीव बनेगा। ये दोनों में अंतर समझना। इंग्लिश वर्ड को नोट ना करें तो हाँ, आपका चाहो तो आप ना नोट करो। कौन सा अवस्था में होता है? अवस्था मतलब टीना सन से फूड प्राप्त करता है। ठीक है, करने दीजिए। कोई भी पौधा होगा ना तो उसमें सेल वॉल मौजूद होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है अवर्णी लवक है। अवर्णी लवक का काम क्या होता है कि मान लो जैसे क्लोरोप्लास्ट की मदद से फूड बना दिया गया, तो फूड को स्टोर करके रखेंगे ना, तो स्टोर करने के लिए जो जगह चाहिए वह ल्यूकोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। क्या अलगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने मैंने आपको पहले दिन क्या बताया कि हम लोग पौधा एवं जो पशु साम्राज्य है, प्लांट और एनिमल किंगडम है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी आपके जो किंगडम्स है ना, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगेई, एनिमेलिया, प्लांटेई, इन सभी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा सब्र रखें, हम लोग आएंगे। चलिए, ये तो हो गई सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। एक तो नाम चेंज कर लीजिए। ग्रीन हाउस कहां से क्वेश्चन आप लेके आ रहे हो? ग्रीन हाउस इसमें कैसे संबंध है? चलो, अब इसके साथ साथ हमने एक और चीज देखा था कि कोशिका भित्ति हो गई, लवक हो गए, एक और लास्ट क्या बचा हुआ है? लास्ट बचा हुआ है तारक केंद्र। तारक केंद्र या तारक काय जो है वह हमारा बचा हुआ है सेंट्रीसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रीसोम और सेंट्रियोल जो है तारक काय एवं तारक केंद्र, यह हमारा बचा हुआ है। हालांकि अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इसको सेंट्रीसोम ऐसे ही लिखते हैं।
सेंट्रीसोम करके ही लिखा जाता है इंग्लिश में भी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसका हिंदी भी बता दिया, तारक का तारक केंद्र के रूप में कहा जाता है। सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रीसोम नहीं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम भी इसको कहा जाता है, तारक काय भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। यह सिर्फ और सिर्फ प्राणी कोशिका में पाई जाती है। प्राणी कोशिका में, प्राणी कोशिका में पाई जाती है, प्राणी कोशिका में पाई जाती है। यहां पे प्राणी कोशिका का मतलब हो गया एनिमल सेल। यहां पे प्राणी कोशिका का मतलब हो गया एनिमल सेल में पाई जाती है। यह सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, प्राणी कोशिका में पाई जाती है। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग यहां पे बात करें कि इसका काम क्या होता है, यह सेल के यानी कि कोशिका के विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका के विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, यही इसका मेन है। तो बस एक छोटा सा एक पार्ट है, सिर्फ प्राणी कोशिका में पाया जाता है और कोशिका के विभाजन में मदद करता है। बस इतना ही आपके काम का है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीसोम या सेंट्रोसोल है जो सिर्फ प्राणी कोशिका में, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा और कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में यह करता क्या है, जैसे मान लो कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर में हमारे पास जो अंतर्द्रवीय जालिका है या गोल्गी तंत्र है या राइबोसोम है या हमारे पास जो बाकी जितने भी है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, तो इन सभी की जो संख्या है उसको बढ़ाता है, सेल के आकार को, कोशिका के आकार को बढ़ाता है। यह सभी इसके काम होते हैं कि कोशिका के जो अनेकों अंग है, जो कोशिकांग है, उनकी संख्या को बढ़ाता है, उनको दुगुना करता है, साथ में कोशिका के साइज को बड़ा करता है ताकि यह कोशिका विभाजित हो पाए। तो यही इसका मेन रोल है, कोशिका विभाजन में मदद करना, यह इसका कार्य होता है जो हमारा सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल या फिर इसको हम बोलते हैं तारक काय। तो ये हमारा एक लास्ट कोशिकांग है जिसको यहां पर हमें देखना है। अब देखो आपको याद क्या रखना पड़ेगा, बताने के लिए तो मैंने सभी बता दिए हैं, आपको याद क्या क्या रखना है मैं एक बार उसका लिस्ट बना देता हूं। आपको याद करना है सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका झिल्ली जो है, इसको आप याद रखना। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होती है ये याद रखना। जो आपका साथ में जो केंद्रक है, केंद्रक को याद रखना, केंद्रक को याद रखना। तीसरा जो है वह हमारा है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य उसको याद रखना। कोशिका द्रव जो है उसको याद रखना। चौथा नंबर लवक जो है उसको याद रखना, लवक, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। और जो कोशिका भित्ति है उसको याद रखना, कोशिका भित्ति। ये वो पार्ट है जहां से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको गोल्गी अपरेटस से सवाल नहीं पूछेगा, ना ही अंतर्द्रव्य जालिका से पूछेगा, ना ही राइबोसोम को लेकर पूछेगा। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल साइंस में। क्लास 12th में आपसे सब पूछा जा सकता है, जनरल साइंस में जनरली इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। लीवर और लिजर्ड में ज्यादा, किसमें लीवर और लिजर्ड में ज्यादा? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस, बिजली घर नहीं ऊर्जा केंद्र बोलते हैं, ठीक है। बिजली घर भी आप बोल सकते हो, बट बिजली घर तो पावर हाउस उसका लिटरल ट्रांसलेशन करोगे ना तो बिजली घर बोलते हैं, लेकिन पावर हाउस का मतलब ऊर्जा केंद्र हो गया। पादप कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन कोशिका के विभाजन में वहां पे कोशिका एक्सपैंड नहीं करती, बल्कि कोशिका दो हिस्सों में बट जाती है और फिर कोशिका का विस्तार होता है।
जो एनिमल सेल है उसमें कोशिका का आकार बढ़ता है और फिर विभाजन होता है। एनिमल सेल में यह होता है कि कोशिका का आकार बढ़ेगा और फिर विभाजन होगा। प्लांट सेल में प्लांट सेल वही शेप एंड साइज का रहेगा, बस वह दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। उसके अंदर में ही सेल वॉल बन जाएगा और यह दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा और फिर उन कोशिकाओं का साइज जो है वह बढ़ना स्टार्ट होता है। क्लियर है विशाल? पादप कोशिका में जो विभाजन होता है। चलिए अब आते हैं इसके आगे। तो हमने अभी कोशिका के अलग अलग अंगों को हमने देखा। अब हमें पढ़ना क्या है? कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। कोशिका का जो वर्गीकरण है ये हमें मेनली देखना है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, तो आखिर ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की बात करें तो इसको हम लोगों ने तीन अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है। एक है जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। दूसरा हमारे पास एक आएगा पादप कोशिका एवं प्राणी कोशिका। और तीसरा हमारे पास पार्ट है दैहिक कोशिका एवं स्तंभ कोशिका। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल वर्सेज स्टेम सेल। ये हमारा हो गया प्लांट वर्सेज एनिमल सेल। और ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक वर्सेज यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे तीन विभाजन हैं सेल के, कोशिका के तीन अलग अलग विभाजन हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दूसरा है प्लांट और एनिमल, और तीसरा है सोमैटिक सेल और स्टेम सेल। यह जो विभाजन है वह सेल की संरचना के अनुसार है। सेल की संरचना में क्या अंतर होता है उसके अनुसार इसको हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रूप में बांटा है। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं हैं, दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में पाई जाती हैं। उसके आधार पे यहाँ पे भी संरचना के आधार पे ही है। तीसरा है कार्य के आधार पर, किनका रोल क्या होता है, इनका कार्य क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इसके आधार पर उसको सोमैटिक सेल, स्टेम सेल यानी कि दैहिक कोशिकाएं और स्तंभ कोशिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम इन वर्गीकरण को एक एक करके पढ़ेंगे, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेज यूकैरियोटिक। ठीक है, जो हमारा एक साइड आएगा वो है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही लिखता है एनसीईआरटी, आप भी वही मानकर चलो, प्रोकैरियोटिक ही लिखा जाता है। यूकैरियोटिक, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ई से लगा होता है, डायरेक्ट यू से स्टार्ट नहीं होता, ई से लगा होता है। यूकैरियोटिक का यहाँ पे मतलब होता है ई यू ही लगा रहेगा, इसको आप याद रखना, डायरेक्ट यू से स्टार्ट मत कर। तो आखिर इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं। देखो, जब हम इस कोशिका के वर्गीकरण की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, तो इसमें एक मेन अंतर होता है, एक मेन अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग समझते हैं। अब आपको याद होगा कि जब मैंने कल आपको सेल पढ़ाया था, कोशिका पढ़ाया था, तो कोशिका में मैंने आपको एक चीज बोला था, मैं बार बार डीएनए नहीं लिख रहा था, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, सिर्फ आनुवांशिक सामग्री लिख के छोड़ रहा था, डीएनए नहीं लिख रहा था, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, उस रीजन को अब मैं बताता हूं। रीजन ये होता है कि किसी भी सेल में यह तीनों चीज तो होती हैं, किसी भी सेल में यह तीनों चीज तो होती हैं, लेकिन अलग अलग रूप में हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं, अलग अलग रूपों में हो सकती हैं। जैसे अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, वह मौजूद होगी। इसके अंदर में भी साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य है वह भी मौजूद होगा। अब तीसरी बारी आती है कोशिका के अंदर मौजूद आनुवांशिक सामग्री की। जो आनुवांशिक सामग्री है वह किस प्रकार मौजूद है, इसी के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बांटा गया है। इसी के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक में क्या देखा जाता है कि इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो हमारी जो कोशिका झिल्ली है वह तो है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म जो है वह भी मौजूद है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, यह भी मौजूद है। अब इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल जो है वह भी मौजूद है। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, बट ऐसा ही होता है जेनेटिक मटेरियल। तो यह जो जेनेटिक मटेरियल है, यह आनुवांशिक सामग्री जो है वह मौजूद है, आनुवांशिक सामग्री मौजूद है, आनुवांशिक सामग्री मौजूद है। लेकिन कैसे अंतर होगा इसको देखते हैं। हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल भी आया, यूकैरियोटिक सेल में भी सब कुछ था, इसके अंदर में भी ऐसा जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का एक आवरण होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक आवरण होगा, इसकी एक झिल्ली मौजूद होगी, इसका एक झिल्ली जो है वह मौजूद होता है, और इस झिल्ली को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इस झिल्ली को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ये जो रेड कलर का जो मैंने लाइन बनाया, यह इसका एक आवरण है, यह इसकी एक झिल्ली है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, वह वेल डिफाइंड होता है, यानी कि अच्छी तरीके से परिभाषित होता है। इसके चारों ओर एक झिल्ली मौजूद होती है, और उसी झिल्ली के अंदर में इसकी आनुवांशिक सामग्री मौजूद होती है। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो है, बट वह साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। इसके चारों ओर कोई भी ऐसी झिल्ली मौजूद नहीं, इसके चारों ओर ऐसा कोई आवरण नहीं है, इसको चारों ओर से किसी तरीके से ढका नहीं गया है, यह बिल्कुल आजाद है, यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से इधर उधर बिखरा हुआ है। यह हमारा पहला सेल है जब कोशिका बनी। ऐसा बोला जाता है कि जब कोशिका का निर्माण हुआ होगा, कब हुआ इस पे क्वेश्चन मत पूछना, 2.4 बिलियन ईयर्स अगो, 2.4 अरब साल पहले जब इसका निर्माण हुआ, 2.4 अरब साल पहले जब इस कोशिका की उत्पत्ति हुई होगी, तब इस कोशिका में, इस कोशिका के चारों ओर आवरण मौजूद नहीं था। इस आनुवांशिक कोशिका के जो आनुवांशिक सामग्री है उसके चारों ओर आवरण मौजूद नहीं था, और यह पहला सेल या स्टार्टिंग का सेल है, पहली कोशिका है। और यहीं से हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो है वह निकले थे।
तो प्रोकैरियोटिक में आपके पास एक एग्जांपल आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। तो जितने भी जीव है उसमें बैक्टीरिया अलग है, बाकी जितने भी जीव है उनसे बैक्टीरिया अलग है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला जीव है। इसीलिए बैक्टीरिया लगभग हर जगह मौजूद है। जहां कुछ भी नहीं है वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। जहां पे तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, यानी दहकते हुए लावा में भी आपको बैक्टीरिया दिख जाएगा। और शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या, जो हमारा आर्कटिक का क्षेत्र है, जो हमारा तुंद्रा क्षेत्र है, जो बर्फ जहां पे जमा हुआ है, उस जगह पे भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा। बैक्टीरिया आपको लावा में भी मिलेगा, जहां से लावा ज्वालामुखी निकल रही है वहां पे भी आपको बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया आपको उस परमाफ्रॉस्ट रीजन में भी पाया जाएगा, जहां पे पूरे वर्ष बर्फ जमा हुई है, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा। बैक्टीरिया इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे पृथ्वी पर, ब्रह्मांड नहीं, इस पूरे पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला जीव माना जाता है। यह पहले इसी की उत्पत्ति हुई होगी और फिर बैक्टीरिया के बाद बाकी सभी जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। धीरे धीरे करके लाखों लाखों करोड़ों साल में अनेकों जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, जो पहला सेल है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसकी जो अनुवांशिक सामग्री है, इसके चारों ओर कोई आवरण नहीं है, इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं है। जेनेटिक मटेरियल की मात्रा भी कम होती है। अनुवांशिक जो सामग्री है इसकी मात्रा भी कम होती है। यह इसका एक सबसे डिफाइनिंग, इसको परिभाषित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। अनुवांशिक सामग्री दोनों में है, एक में भरपूर मात्रा में होगी या प्रचुर मात्रा में होगी, साथ में उसका आवरण भी होगा। यूकैरियोटिक जितने भी प्लांट सेल, एनिमल सेल, चींटी से लेकर फंगी से लेकर स्नेक से लेकर डायनासोरस तक, सब इसमें आएंगे। और जो बैक्टीरिया है वो यहां आएगा, अकेला साम्राज्य है इसका, इसका टोटल अकेला साम्राज्य है, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर है। नहीं, क्रोमोजोम जो है इसमें पाया जाएगा, क्रोमोजोम इसमें। बैक्टीरिया के बाद किस जीव का निर्माण हुआ? कहां से आते हैं ये क्वेश्चंस, कहां से आते हैं ये क्वेश्चंस? चलिए इसको एक बार लिख लेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे। पहला लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहला लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखेंगे, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक, इन कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक इन कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित, एक सुव्यवस्थित केंद्रक सुव्यवस्थित केंद्रक मौजूद नहीं होता है। इन कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक मौजूद नहीं होता है। इन कोशिकाओं के अंदर, सॉरी, इन कोशिकाओं के भीतर, इन कोशिकाओं के भीतर अनुवांशिक सामग्री, इन कोशिकाओं के भीतर अनुवांशिक सामग्री कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में अनुवांशिक सामग्री
कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में सूत्रकणिका इन कोशिकाओं में सूत्रकणिका लयनकाय इन कोशिकाओं में सूत्रकणिका लयनकाय अंतर्द्रवीय जालिका इत्यादि भी मौजूद नहीं होते हैं। इत्यादि भी मौजूद नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया या जीवाणु। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया या जीवाणु। लयनकाय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था लयनकाय के बारे में? लयनकाय के बारे में अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। आप इतनी जल्दी भूल जाओगे? लयनकाय अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कॉपी पलट के देखिए। लयनकाय क्या था? आत्मघाती थैली। जो आत्मघाती थैली है वही लयनकाय है। दूसरा लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं के भीतर एक सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में लिखेंगे इन कोशिकाओं के अंदर एक सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये देखो, प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, बहुत छोटा सा एक सेल होता है, बहुत छोटी सी एक कोशिका होती है, इसमें कुछ खास ग्रोथ वगैरह नहीं होता, और बहुत सारे ऑर्गेनली जो है, जो अंगक हैं कोशिका के, वह भी इसमें मौजूद नहीं होते। जबकि अगर हम किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका को देखें तो इसके अंदर में सभी कोशिकाओं के जो अंगक है वो मौजूद होंगे। जो अंतर्द्रव्य जालिका है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, गोल्गी अपरेटस है, यह सभी चीजें मौजूद होती हैं। वहीं पे हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक है उसमें बस आपको साइटोप्लाज्म दिख जाएगा, थोड़ा बहुत राइबोसोम दिख जाएगा, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। जेनेटिक मटेरियल जिसको आप कभी कभी डीएनए भी बोल देते हो, वह मौजूद है, उसके में भी प्लाज्मिड वगैरह भी मौजूद होता है, बट बाकी चीजें इसमें एब्सेंट होती है। बाकी जो सेल ऑर्गेनली है वह एब्सेंट होता है। अब आते हैं इसके आगे जो हमें देखना है वो है आपको पादप कोशिका एवं प्राणी कोशिकाओं के बीच का अंतर। चलिए, तो अगला हम लोग देखते हैं पादप कोशिका वर्सेस प्राणी कोशिका। पादप कोशिका और प्राणी कोशिका। पादप कोशिका और प्राणी कोशिका, और इसमें हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स क्या क्या है, या आयाम क्या क्या है,
या इसको लेकर फीचर्स क्या क्या उस पर देखेंगे। अब देखो, सबसे पहला जो फैक्टर है वह है आकार और आकृति को लेकर, आकृति और आकार को लेकर कि कौन सा जो है प्लांट सेल बड़ा होगा या एनिमल सेल बड़ा होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आकार में कैसा होगा और आकृति कैसी होगी, आकार में कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, इसको देखते हैं। तो जब हम पादप कोशिकाओं की बात करते हैं तो आकार में कैसा होगा, यह आयताकार होगा, क्या होगा, आयताकार, यह जो है वो आयताकार होगा, आयत की तरह होगा, रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा। वहीं पे जब हम इसकी बात करें तो यह अंडाकार होगा, ओवल होगा, अंडाकार देखने को मिलता है। जनरली आपको देखने को मिल जाएगा कि नर्व सेल जो है, तंत्रिका कोशिका जो है वो लंबी भी होती है, बट नॉर्मल सेल की हम बात करें, एक्सेप्शनल की नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको यह अंडाकार और आयताकार देखने को मिलता है। इसका साइज जो है वो बड़ा होगा, यह आकृति में बड़ी होगी या छोटी होगी, या छोटी होगी, दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो यह बड़ा होगा, पादप कोशिका, जो प्राणी कोशिका है वह छोटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या मौजूद होगा क्या नहीं मौजूद होगा उसको तो मैंने आप सभी से पूछा ही है। ठीक है, जैसे एक हमारे पास एक एक्सेप्शन है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। एक और एक्सेप्शन हमें मिलेगा, एक और एक्सेप्शन हमें मिलेगा, लवक, लवक। इसके अलावा एक और हमें मिलेगा, लवक के साथ साथ हमें यहां पर एक और चीज मिलेगी और वो है तारककाय। तो हमें देखने को मिलता है कि यहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे एब्सेंट होगा। अगर हम लोग इसमें देखें तो लवक प्लांट में प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। तारककाय की अगर हम लोग बात करें तो तारककाय जो है वह एनिमल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आप देखो आकार में आयताकार, अंडाकार, आकृति में देखें तो यह पादप जो है वह बड़ा होगा, प्राणी जो है वह छोटा होगा, प्राणी कोशिका। कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। लवक की बात करें यानी कि प्लास्टिड की बात करें, यह सिर्फ पादप में पाया जाएगा, जो प्राणी है उसमें नहीं पाया जाएगा। अगर हम लोग तारककाय की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें तो यह पादपों में मिसिंग है, प्लांट में मौजूद है। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग यहां पे और डिस्कस करें तो जो रसधानी है, रसधानी जो है, रसधानी जो होगा, एक बड़ी रसधानी हो सकती है, एक बड़ी रसधानी जो है जनरली पाई जाती है। पौधों में अनेक छोटी रसधानियां, अनेक छोटी, अनेक छोटी रसधानियां, अनेक छोटी रसधानियां या फिर अनुपस्थित भी हो सकती है, या अनुपस्थित भी हो सकती हैं। ठीक है, या अनुपस्थित भी हो सकती हैं। तो अगर हम रसधानी की बात करें या रिक्तिकाएं की बात करें, रिक्तिकाएं की बात करें तो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि रिक्तिकाएं जो हैं या रसधानियां जो हैं वह हमारे पादप कोशिकाओं में मौजूद हो सकती हैं, बड़े आकार में, एक बड़े आकार की हो सकती है। और वहीं पे एनिमल में देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स हो सकते हैं या अनुपस्थित भी हो सकते हैं, दोनों संभावनाएं यहां पे होती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज होता है भोजन। भोजन को कैसे स्टोर किया जाता है, भोजन का संरक्षण कैसे, भोजन को कैसे स्टोर किया जाएगा, यहां पे स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और यहां पे जो स्टोर किया जाता है वह है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो
ग्लाइकोजेन है उसके रूप में इसको स्टोर किया जाता है। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन। तो ये इनके बीच का अंतर है, पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच का अंतर है। इसको हम लोगों ने डिस्कस अभी किया भी था, देखा भी था। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, हमने देखा था यह आयताकार रूप का है, प्राणी कोशिकाएं अंडेकार रूप की। प्लांट सेल जो है यानी कि पादप कोशिका जो है वो बड़े आकार की होंगी, बड़े आकृति की होंगी, और जो हमारी प्राणी कोशिकाएं हैं वो छोटी आकृति की। हमने देखा था कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, यहां पे हमने देखा एब्सेंट होता है। लवक जो है, प्लास्टिड जो है, वह भी सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, इधर एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम जो है, तारक काय जो है, वह मौजूद होता है प्राणी कोशिका में, प्लांट में एब्सेंट होता है। अगर हम लोग बात करें रसधानी की या रिक्तिकाओं की, तो रिक्तिकाएं एक बड़ी रिक्तिका हो सकती है पादप में, और या एक बड़ी रसधानी जो है वह पादप में हो सकती है। और वहीं पे अगर हम प्राणी कोशिकाएं की बात करें तो इसके अंदर में अनेकों छोटी जो रिक्तिकाएं हैं या रसधानियां जो है वह मौजूद हो सकती हैं या फिर अनुपस्थित भी हो सकती हैं। भोजन को स्टार्च के रूप में, स्टार्च जो है वह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक जटिल संरचना वाला कार्बोहाइड्रेट है। और वहीं पे ग्लाइकोजेन उससे कम जटिल क्षेत्र, उससे कम जटिल होता है या उससे सिंपल होता है, उसको ग्लाइकोजेन कहते हैं। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग टाइप हैं, एक स्टार्च के रूप में, दूसरा ग्लाइकोजेन के रूप में। तो यह अंतर होता है पादप और प्राणी कोशिकाओं में। आई होप ये क्लियर है। इसमें मैंने उल्टा लिख दिया, इधर मैंने लिखा है पादप कोशिका, इधर लिखा है प्राणी कोशिका, तो किसमें उल्टा लिखा हुआ है? चलिए, तो अब आते हैं इससे अगले टॉपिक पे। एक और जो हमारे पास जो टॉपिक है इसमें, और वह टॉपिक है दैहिक कोशिका और स्तंभ कोशिका। दैहिक कोशिका और स्तंभ कोशिका, तो दोनों आखिर होता क्या है, इसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दैहिक कोशिका वह कोशिका होती है जो हमारे बॉडी का, जो बाहर से हमें जो जितना भी बॉडी पार्ट जो दिख रहा है उसमें जो कोशिकाएं जो मौजूद हैं वह दैहिक कोशिकाएं होती है। इनका कुछ विशेष रोल होता है, इनकी एक विशिष्ट भूमिका होती है, इन सभी की एक विशिष्ट भूमिका होती है। एक ऐसी कोशिका जिसकी विशिष्ट भूमिका हो, जिसकी विशिष्ट भूमिका हो, जिसकी विशिष्ट भूमिका हो, जिसका स्पेशल रोल हो, जिसका स्पेशल भूमिका हो, उसे हम बोलते हैं दैहिक कोशिका। उदाहरण के तौर पे देखो, हमारे शरीर में जो चमड़ी है, हमारे शरीर का जो स्किन है, स्किन का अपना सेल होगा, स्किन की अपनी कोशिका होगी। उन कोशिकाओं का अपना एक कर्तव्य होता है, उनका एक रोल होता है, उनकी एक भूमिका होती है। हमारे शरीर के अंदर में अगर हृदय है, हार्ट है, तो इस हार्ट की जो कोशिका होंगी, जो हृदय कोशिकाएं होंगी, उनका भी अपना एक स्पेशल रोल होगा। हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, और इस प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर में पाई जाती हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं का अपनी भूमिका है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की अपनी भूमिका है। तो इन सभी को हम सिंपली सोमैटिक सेल या दैहिक कोशिकाओं के रूप में जानते हैं। इन्हीं को सोमैटिक सेल कहा जाता है, इन्हीं को सोमैटिक सेल कहा जाता है, या फिर दैहिक कोशिका के रूप में कहा जाता है। इन्हीं को सोमैटिक सेल या दैहिक कोशिकाओं के रूप में कहा जाता है। इनका अपना एक रोल होता है, इनका अपना एक
विशिष्ट फंक्शन होता है, एक खास भूमिका होती है शरीर के अंदर में। यह सभी किसी न किसी कार्य से होते हैं। जब इनका विभाजन होगा, तो वह एक ही प्रकार की कोशिका बनाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं का अगर विभाजन होता है तो वहां से श्वेत रक्त कोशिका ही बनेगी। ठीक है, एक श्वेत रक्त कोशिका है, उसको आपने विभाजित करवाया, या शरीर के अंदर में अगर उनका विभाजन हो रहा है तो उससे 2 श्वेत रक्त कोशिकाएं बन गई, फिर उनका विभाजन होगा, उससे भी फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं बनेंगी। तो विभाजन के साथ साथ एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वह बनती है। विभाजन के कारण विभाजन में एक ही प्रकार की कोशिका बनती है, एक ही प्रकार की कोशिका बनती है, कोशिका बनती है। एक ही प्रकार की कोशिका बनती है। तो ये तो हमारा दैहिक कोशिका हो गया। आपके शरीर में जितनी भी कोशिका, जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल जो है हमारी तंत्रिका कोशिका जो है, जब तंत्रिका कोशिका विभाजित करेगी तो तंत्रिका कोशिका बनाएगी। जब श्वेत रक्त कोशिकाएं विभाजित होंगी तो वह श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। जब लाल रक्त कोशिकाएं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जब उनका विभाजन होगा तो लाल रक्त कोशिकाओं का ही निर्माण होगा। ठीक है, और इन सब का अपना अपना एक रोल है, इनकी अपनी एक भूमिका है। जैसे जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, जो हमारी नर्व सेल है, वह इंफॉर्मेशन कैरी करती है, वह सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। सूचना को हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के किसी एक जगह से, किसी एक स्थान से मस्तिष्क तक ले जाकर जाने का काम, और मस्तिष्क से वापस उस जगह तक इस इंफॉर्मेशन को लेकर आने का काम किसका होता है? तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन रखती हैं, या हीमोग्लोबिन उनमें मौजूद होता है, और इस हीमोग्लोबिन के माध्यम से वह ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती हैं। तो सबका अपना अपना एक काम है। श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, वह शरीर को आने वाले जो अलग अलग जो बैक्टीरिया और बाकी हैं उनसे रक्षा करती है। उसमें भी अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, बी सेल, टी सेल, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हर एक कोशिका का अपना एक कार्य है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर में कुछ कोशिकाएं ऐसी भी मौजूद हैं जो कोई खास काम नहीं कर रही हैं, इनका कोई रोल नहीं है, इनकी कोई विशिष्ट भूमिका 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 नहीं है। इनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। मतलब ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के अंदर में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे श्वेत रक्त कोशिका ने कुछ काम किया, लाल रक्त कोशिकाओं ने कुछ काम किया, तो इस तरीके से ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। इनका काम फिर है क्या? हमारे शरीर के अंदर में आखिर यह स्तंभ कोशिकाएं या स्टेम सेल जो है वह मौजूद क्यों है? यह जो स्टेम सेल है या जो स्तंभ कोशिकाएं हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर में आखिर मौजूद ही क्यों है? क्या इनका रोल है? इनका रोल आता है कि जब भी हमारे शरीर को कुछ कोशिकाओं की जरूरत पड़ जाए, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसने सोचा कि हम भी कुछ स्टंट करते हैं। स्टंट करते करते वो रोड पर गिर गए। रोड पर गिरने के कारण उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो उनका मसल्स है, वो कहीं से हट गया। मसल्स जो है वो कहीं पे ज्यादा लॉस हो गया, मसल्स खत्म हो गए। अब उस मसल्स को भरने में प्राकृतिक रूप से बहुत समय लग जाएगा, या एक अगर सिर्फ जो मसल्स है वो हट गई हैं तो मसल्स डिवाइड करके वहां पे मसल्स भर पाए, इसमें बहुत समय लग जाता है। तो शरीर के अंदर में कुछ फायर फाइटर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अग्निशमन अधिकारी होते हैं, अग्निशमन अधिकारी फायर फाइटर्स होते हैं। तो ठीक वैसे ही शरीर के अंदर में कुछ अग्निशमन अधिकारी हैं, कुछ फायर फाइटर्स हैं, और वो फायर फाइटर्स है स्टेम सेल। कि जब शरीर को किसी प्रकार की कोशिका का बहुत अधिक मात्रा में निर्माण करना हो तो फिर यह एक्टिव हो जाती हैं।
और फिर वह उस जगह पे उन कोशिकाओं का निर्माण करेगी जिसकी जरूरत है। अगर शरीर में कभी रक्त कोशिकाओं की कमी हो गई, शरीर के अंदर में रक्त कोशिकाओं की कमी हो गई और स्टेम सेल वहां पे मौजूद है, तो वह उन रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करेंगे। यह जो स्टेम सेल होती है, इनकी खासियत क्या है? यह अनेकों प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। विभाजन के बाद यह अनेकों प्रकार के विशिष्ट भूमिका वाले कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे शरीर में जो हमारा बोन मैरो होता है, उसमें मौजूद होता है, बोन मैरो के अंदर में मौजूद होता है एक सेल जिसका नाम है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोइटिक स्तंभ कोशिका। हेमेटोपोइटिक स्तंभ कोशिका जो है, इसका काम है शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, इनका काम क्या है? यह शरीर के अंदर में, यह शरीर के अंदर में मान लो जैसे कभी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए, कभी श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए, ठीक है, तो इन केस में हेमेटो एक सेकेंड, इसका स्पेलिंग मैं फिर से लिख दे रहा हूं, हेमेटोपोइटिक, हेमेटोपोइटिक, हेमेटोपोइटिक स्तंभ कोशिका, ठीक है। हेमेटोपोइटिक स्तंभ कोशिका जो है, इसका काम क्या है? यह हमारे शरीर के अंदर में मौजूद होती है। तो मान लो शरीर में कभी रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए, रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए, लाल रक्त कोशिका की कमी हो जाए, या श्वेत रक्त कोशिका की कमी हो जाए, या किसी और की कमी हो जाए, तो यह जो हमारा हेमेटोपोइटिक है, इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं करता, फालतू वहां पे मौजूद है, बस बैठा हुआ है। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी, यही हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल रेड ब्लड सेल भी बना देगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण कर देगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण कर देगा। इवन जो वहां पे मौजूद जो हमारे जो के साथ साथ क्या मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और साथ ही साथ हमारा प्लेटलेट, जो प्लेटलेट है उसका भी निर्माण कर देगा। तो चाहे लाल रक्त कोशिका हो, श्वेत रक्त कोशिका हो, प्लेटलेट्स हो, इन सभी चीजों का निर्माण सिर्फ एक प्रकार के सेल से हो सकता है। यानी यह विभाजन के बाद, या विभाजन के बाद अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है। इसी के लिए इसको हम स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका के रूप में जानते हैं। इसका कोई विशिष्ट रोल नहीं है, बट विभाजन के बाद, विभाजन करके अनेकों प्रकार के विशिष्ट भूमिका वाले कोशिका बना सकती है, भूमिका वाले कोशिका का निर्माण। तो इनका अपना रोल नहीं है, बट इनका मेन काम ही यही है कि शरीर के अंदर में अनेकों प्रकार के जो विशिष्ट प्रकार के जो कोशिका हैं, उनका निर्माण करती हैं। पर डेली बेसिस पर नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा यही करते रहेंगे। ये शरीर के द्वारा तब इस्तेमाल की जाती हैं जब ऐसी जरूरत आ पड़े, जैसे मैंने बताया ना कि किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद मसल्स जो हैं वो वहां से हट गए हैं, अब मसल्स की पूर्ति करनी है, तो मसल्स की पूर्ति के लिए स्टेम सेल जो है, जो स्तंभ कोशिका है, वह काम करना स्टार्ट करेंगे। और यहीं से एक नया जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है, एक नया उपचार की विधि स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। आप सभी ने बार बार इसका जिक्र सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी की शुरुआत यहीं से होती है कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिनको निकालकर अगर उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी मदद से हम शरीर के अंगों का निर्माण कर सकते हैं, इन स्टेम सेल से, कुछ स्टेम सेल से हम ब्लड बना सकते हैं, कुछ स्टेम सेल से हम चाहे तो शरीर के मांसपेशियां बना सकते हैं, कुछ का उपयोग करके हम स्किन बना सकते हैं, चमड़ी का निर्माण कर सकते हैं, कुछ का इस्तेमाल करके हम
ब्रेन बना सकते हैं। तो शरीर के अनेकों अंगों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। और ये स्टेम सेल होती है जिसकी मदद से विशेष प्रकार के जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण हो सकता है। क्लियर है ये? क्लियर है ये क्या होता है? हाँ, जैसे स्टेपनी, बिल्कुल आप बोल सकते हो स्टेपनी। क्या स्टेम सेल बॉडी के सभी पार्ट्स पर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक पार्ट में? देखो, स्टेम सेल जो है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। कभी कभी बोन्स के अंदर में पाए जाते हैं, कभी मसल्स के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बोन मसल्स पूरे बॉडी में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। इनका एक सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, इनका एक खास लोकेशन नहीं होता कि यहाँ पे आप जाओ आपको मिल ही जाएगा। तो स्टेम सेल थेरेपी में जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है वो यही होती है कि इनका खास लोकेशन नहीं होता, जिसके कारण पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो स्टेम सेल यानी कि स्तंभ कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, जिसका कोई विशिष्ट भूमिका नहीं। लेकिन विशिष्ट भूमिका कहने का मतलब ये शरीर का कोई कार्य नहीं करती, शरीर का जो डेली का काम है वह नहीं करती। लेकिन अगर शरीर के जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं उनको अगर निर्माण करने की जरूरत है तो वहां पर स्तंभ कोशिकाएं आती हैं और फिर वह हेल्प करती हैं। क्लियर है? जर्म सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जर्म सेल जो है वह यहाँ आपका सोमैटिक सेल में आएगा। जर्म सेल के बारे में हम लोग अगले सेशन में एक बार देख लेंगे। जर्म सेल अलग होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक, हाँ यूकैरियोटिक जीव है, उसमें भी जीव है, उसमें भी कोशिका के गुण पाए जाते हैं। उसमें कोशिका के अलग अलग अंग नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया एक सजीव है। बैक्टीरिया जो है वह सजीव है, वह कार्य करता है। हेमोग्लोबिन ब्लड का निर्माण नहीं करती, ब्लड के अंदर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, प्रदीप, हेमोग्लोबिन जो है वह ब्लड के अंदर में पाया जाता है। प्राणी कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थिति क्यों हो जाती है? देखो, प्राणी कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थिति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोशिका पुरानी हो गई या फिर कुछ और के आसपास के एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है जनरली, बट कभी कभी अनुपस्थित हो सकता है। ठीक है, मैं यही तो बता रहा हूँ सोमैटिक सेल क्या करती है, स्टेम सेल क्या करती है। इसका एक खास रोल होता है। श्वेत रक्त कोशिका हो गई या लाल रक्त कोशिका हो गई, तो उनका काम होता है। इसका कोई काम नहीं है शरीर के अंदर में, इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है हमारे शरीर की डेली प्रणाली में, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है? चलिए, चलिए फिर कल मिलते हैं और कल बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। हाँ, क्विक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू एवरीवन, और फिर हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।